हेलो गाइस, वेलकम टू सुनो यूपीएससी आंसर्स। हम लोगों ने कल पार्ट 1 देखा था और हमने उसमें किया था शक्ति दुबे 2024 जो AIR 1 थी हमारी, उनकी GS2 की कॉपी को देखा था। और पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एड्रेस किए थे। आज उसका सेकंड पार्ट है और आज हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इनको देखेंगे और देखेंगे आगे उन्होंने कैसे सॉल्व किए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से आज। ठीक है, क्वेश्चन है द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्लेस अ की रोल इन एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन। इन दिस कॉन्टेक्स्ट डिस्कस द इशूज फेस्ड बाय इट एंड सजेस्ट मेजर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशन। क्या कहा है? CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की रोल प्ले करता है इन एम्पावरिंग पीपल थ्रू इंफॉर्मेशन। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं और उन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ मेजर सजेस्ट करिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन आएगा CIC का ही। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ RTI एक्ट 2005। CIC 2005 में RTI एक्ट से बना है। आपको इसमें कम समझ में आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ। 2005 में जो हमारा RTI एक्ट आया था इसलिए था कि गवर्नमेंट में कोई भी अगर कोई फंक्शन है तो कैसे हो रहा है, अगर कोई फंड किसी प्रोजेक्ट के लिए आए हैं उसके लिए अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कैसे होगा या किसी भी रिगार्डिंग। लेकिन जब हमको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम क्या करेंगे? तो हम अपने ग्रीवांसेस के लिए कहीं तो जाएंगे कि हमने RTI एक्ट फाइल किया है मगर वो RTI की प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है, तब हम जाते हैं CIC के पास। ठीक है, सो दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ CIC। तो CIC कब आया है? CIC स्टैट्यूटरी बॉडी स्टेबलाइज्ड इन 2005 और फंक्शनिंग वर्क वो मैंने आपको अभी बता दिया। CIC कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट है? CIC कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नॉट एक्सीडिंग 10। एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एक्सीडिंग 10। ठीक है, these appointments are to be made by the president based on recommendations of appointing committee consisting of PM, leader of opposition and home minister। अपॉइंटमेंट कैसे होती है? प्रेसिडेंट करता है बाय अपॉइंटिंग कमिटी। अपॉइंटिंग कमिटी में PM होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन और होम मिनिस्टर। ये 3 लोग होते हैं, याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से लेके यहाँ तक बात हुई है। अभी CIC क्या है? अब यहाँ पे क्वेश्चन आया इश्यूज़, जो क्वेश्चन में पूछा है उसको हम करेंगे एड्रेस। इश्यूज़ क्या थे? CIC सफ़र्स फ्रॉम फॉलोइंग इश्यूज़ आफ्टर द अमेंडमेंट made it to the RTI Act 2005 in 2019 it has reduced the status of ICs। अच्छा, अमेंडमेंट जो हुआ था RTI Act 2005 में 2019 में हुआ था ये अमेंडमेंट, उससे स्टेटस ऑफ ICs कम हुआ था। कैसे? एक्चुअली में क्या था कि 2005 में जब हमारा ये CIC था तो इसमें जो भी सैलरी का प्रोविज़न्स है, जो उनका फिक्स्ड टेन्योर है, ये सब कुछ उस स्टैट्यूट में ही था। लेकिन फिर जब 2019 में अमेंडमेंट हुआ तो ये पावर दे दी गई सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अब डिसाइड कर सकता है ये हमारी जो CIC बॉडी है कि इनकी सैलरी क्या होगी और इनका टर्म क्या होगा, वो सारी चीज़ें। और इसीलिए इनकी जो ऑटोनॉमी थी हमारी CIC की, कहते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई। तो इसीलिए कहा गया है कि जो स्टेटस IC का था वो रिड्यूस हुआ है। ये बात थी पहली। ठीक है, लैक ऑफ मैन पावर कम है। क्यों? क्योंकि जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होती है। मोर देन 4 of 5 members हैव बीन अपॉइंटेड एज ICs, हार्डली मोर देन 4 to 5 members। ठीक है, आगे लैक ऑफ सेंट्रल डेटाबेस ऑफ RTI एट सेंटर एंड स्टेट लेवल विच डिक्रीजेज द एक्यूरेसी ऑफ रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय CIC। डेटाबेस ही नहीं है इसीलिए काम नहीं कर पाते। चलो ठीक है, ये भी एक चीज़ हो गई। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्रीज्ड ओपेकनेस इन इट्स फंक्शनिंग। ठीक, पॉलिटिसाइजेशन है। ठीक, पेंडेंसी ऑफ केसेस है। ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अभी पढ़े इश्यूज़। ये है इश्यूज़, अमेंडमेंट हुआ था, लैक ऑफ मैन पावर है, डेटाबेस ही नहीं है, ट्रांसपेरेंसी, पॉलिटाइजेशन। ठीक,
यहाँ पे अब क्या है, हैंस देयर इज़ नीड फॉर, अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा सजेशन वाला पार्ट। क्या है सजेशन? प्रोवाइडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू CIC टू एंश्योर इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देना है। फिर इंक्रीजिंग मैन पावर, ठीक, मैन पावर बढ़ानी है। क्रिएटिंग अ सेंट्रल डेटाबेस, सेंट्रल डेटाबेस हो, ठीक। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स हमने यहाँ पे पढ़ा ना, ये प्रॉब्लम है तो कह दिया सेंट्रल डेटाबेस होना चाहिए, वेरी सिंपल। अपॉइंटमेंट टू बी मेड इन फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। अपॉइंटमेंट कमेटी मस्ट ऑल्सो कंसिडर ओपिनियन ऑफ द स्टेट्स, ट्रांसपेरेंट हो और स्टेट्स को भी इंक्लूड करो, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद लास्ट में है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन इज़ वेरी फेयर एंड सिंपल। CIC एज एन ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू इंक्रीज्ड ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नेंस एंड हैंस मस्ट बी मेड इफेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग पावर। यहाँ तो कुछ भी खास था नहीं, लेकिन एक बात मैं आज यहाँ पे आपकी नोटिस चाहूँगा। देखिए, देयर इज़ अ नीड फॉर, यहाँ पर इन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, अगर आपको याद आ रहा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, इंक्रीजिंग मैन पावर, सेंट्रल डेटाबेस, अपॉइंटमेंट, ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये हमने कल भी पढ़े थे। किस में पढ़े थे? कल हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2, इसमें था ED। जब हमने ED को पढ़ा था तो ED में अगर हमको चाहिए स्ट्रेंथ लाना, वहाँ पे वे फॉरवर्ड क्या होगा? सेम चीज़, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अपॉइंटमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। और ये सेम चीज़ें ही अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ी हैं। ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, इंक्रीजिंग मैन पावर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, अपॉइंटमेंट। तो मैं यहाँ आपको क्या बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर कोई नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उसको हम लोग ये सेम पॉइंट्स यूज़ कर सकते हैं, समझे। और इसलिए कहते हैं कि आंसर राइटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर अभी हमने क्या जाना कि अगर हम आंसर्स को जस्ट रीड करें, और अभी तो सिर्फ 2 ही दिन हुए हैं, अगर हम लोग आगे चल के 50, 100, 150 क्वेश्चंस तक रीड कर लेंगे ना, यू विल योर सेल्फ स्टार्ट सीइंग द पैटर्न। और इसीलिए हम लोगों को मेंस की आंसर रीडिंग करनी है, ठीक। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, चलिए, एक ऐसी चीज़ है आपको नहीं मिलेगी लक्ष्मीकांत में, और आप आमतौर पे करंट अफेयर्स जैसी चीज़ों पर भी नहीं पढ़ेंगे। चलिए आज इसको समझ लेते हैं। व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी? प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी मीन्स दैट द सेंट्रल अथॉरिटी शुड नॉट परफॉर्म दैट फंक्शन विच कैन बी मोर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली परफॉर्म्ड एट इंटरमीडिएट और लोकल लेवल। अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो ज़्यादा एफिशिएंटली इंटरमीडिएट और लोकल लेवल के लोग कर सकते हैं, तो उसके लिए सेंट्रल अथॉरिटी को एक्ट नहीं करना है। ये है प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन एम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी इज़ टू प्रमोट डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होगा तभी तो इंटरमीडिएट और लोकल लेवल पे काम होगा, ठीक है। पर्पस क्या है? इम्पॉर्टेंस क्या है? देखिए, टू इंश्योर दैट डिसीजंस आर मेड एज क्लोजली एज पॉसिबल विद द पीपल, ठीक। प्रमोट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक इन पॉलिसी मेकिंग, ओके। इंक्रीज्ड सेल्फ रिलायंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंस बढ़ेगा, पार्टिसिपेशन लोगों का बढ़ेगा, डिसीजन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास आएंगे, ठीक है। लीड्स टू एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ मासेस। एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन होगा और मासेस का एम्पावरमेंट होगा। क्यों? क्योंकि लोकल लेवल पे ही वो लोग खुद डिसीजन लेंगे। चलिए बढ़िया है। फिर प्रमोट डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल। डेमोक्रेसी एट ग्रास रूट लेवल आएगा। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स लोकल लेवल पे लोग उसको खुद से एक्ट करेंगे उस पर, ठीक है। अब सीधा जो क्वेश्चन की अगली डिमांड थी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। चलिए देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी हैज़ बीन इन टू प्लेस सिंस एंशियंट टाइम्स। हम तो एंशियंट टाइम से ही फॉलो कर रहे हैं। कैसे? एंशियंट टाइम में वैदिक पीरियड की बात की जाए तो तब सभा होती थी, समितिज़ होती थी। वो लोग सीधा सीधा अपना लोकल गवर्नमेंट का काम करते थे और खुद ही सारी चीज़ें वहाँ पर फैसला लेते थे कि कौन सा एक्ट कैसी क्या चीज़ें लागू होंगी। हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली एंड सिटी प्लानिंग, वहाँ पर भी प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी लागू होता था, ठीक है। द कॉन्सेप्ट मटेरियलाइज्ड एंड
was accorded constitutional status through 73rd and 74th Amendment Act. मटेरियलाइज तो हुआ है ये प्रिंसिपल, कैसे? जब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला 73 और 74th अमेंडमेंट एक्ट को। ये था हमारा पंचायत, ये था म्यूनिसिपैलिटी, ठीक है। आगे पढ़ो, सेम चीज़ ही है अभी भी। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज़ पंचायती राज, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट था ना ये, यही है पंचायती राज, ठीक है। तो ये मटेरियलाइज हुआ था। बट ये क्या कह रहा है यहाँ पे? द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट दैट इज़ पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटी थ्रू एम्पावर्ड थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आर प्लेग्ड बाय सेवरल इश्यूज़। अभी इश्यूज़ की बात की है, क्या इश्यूज़ हैं? चलिए इश्यूज़ भी देख लेते हैं। इश्यूज़ ऑफ 3F, क्या बढ़िया लाइन मिली है, क्या बढ़िया फ्रेज़ मिला है। इश्यूज़ ऑफ 3F, अगर हम कभी भी पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी की बात करेंगे और कभी भी इश्यूज़ आएगा तो फ्यूचर में हम 3F लिख सकते हैं। क्या 3F है? फंड, फंक्शन, फंक्शनरी। और आप देखो आगे, नो एक्चुअल रियल पावर, फंक्शन और फंक्शनरी का पॉइंट है ये। ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन स्टेट्स फॉर फंड्स एंड अथॉरिटी, फंड्स, वही बात फिर से कह दी है, फंड। तो ये जो 3F है ना, इसको हम बहुत बेटर तरीके से याद कर लें आज, ठीक है। चलिए फिर लास्ट में एक बड़ी सा कंक्लूजन दे दिया। हैंस देयर इज़ अ नीड फॉर प्रॉपर डिवोल्यूशन ऑफ पावर बाय द स्टेट, स्टेट अच्छे से डिवॉल्व करे अपनी पावर को, द लोकल बॉडीज टू द लोकल बॉडीज, ओके। इन दिस रिगार्ड सेकंड ARC हैज़ रिकमेंडेड फॉर एक्टिविटी मैपिंग फॉर प्रॉपर डिलिनेशन ऑफ पावर्स बिटवीन स्टेट्स एंड लोकल बॉडीज़। सेकंड ARC की रिपोर्ट डाल दिया, बढ़िया कंक्लूजन है, क्योंकि रिपोर्ट मिल गई कि डिलीनेट कर लो अच्छे से पावर को, जो स्टेट्स और लोकल बॉडीज़ की हैं, डिफरेंट क्या है, क्या किसका रोल है, वो अच्छे से डिलीनेशन होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिंगिंग आउट द डिफरेंसेस between political parties and pressure groups, differences between political parties and pressure groups, ठीक है। Discuss how pressure group play an important role in improving governance and democratic processes in India. Pressure group क्या important role play करती हैं in improving governance? चलिए बढ़िया है, शुरू करते हैं। Political parties and pressure groups greatly resemble each other as both act as channel between the people and the government. रिजेंबल करती हैं एक दूसरे से ये दोनों ही चीज़ें, क्यों? क्योंकि ये एक चैनल है बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट, ओके। प्राइमा फेसी बोथ यूज द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ऑर्डर टू ब्रिंग लार्जर चेंजेस, येट दे सिग्निफिकेंटली डिफर फ्रॉम ईच अदर। डिफर करती हैं भले ही कुछ चीज़ें सेम दिखें। कैसे डिफर करती हैं? देखिए, प्रेशर ग्रुप्स और ये हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़। प्रेशर ग्रुप्स की जब बात की जाएगी तो ऑर्गेनाइजेशन consisting of people with common ideology that come together to defend or achieve a common interest, ये common interest के लिए काम करती हैं pressure groups। So political parties, organization of people with similar ideology that come together to gain power। political parties power के लिए काम कर रही हैं, pressure group common interest के लिए काम कर रहा है, okay। pressure groups are registered as societies एंड पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड बाय ECI, यहाँ ECI है, यहाँ सोसाइटीज़ है, ओके। देयर मेंबरशिप इज़ वेरी सिलेक्टिव एंड एक्सक्लूसिव, ठीक। और यहाँ पर क्या है? मेंबरशिप इज़ क्वाइट ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, ओके। नेक्स्ट, दे यूज़ मेथड लाइक इलेक्शनरिंग, प्रोपागंडा, लॉबिंग इन ऑर्डर टू अचीव देयर गोल। प्रेशर ग्रुप्स अपने गोल अचीव करने के लिए प्रोपागंडा और लॉबिंग का यूज़ करते हैं, इलेक्शनरिंग करते हैं, ओके। और पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती हैं? पार्टिसिपेट इन इलेक्शन इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट देयर आइडियोलॉजी बाय कमिंग टू पावर। टू इम्प्लीमेंट देयर आइडियोलॉजी, ये इलेक्शंस का रूट अपनाते हैं, ठीक, ओके। यहाँ पे तो साफ है, ये डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ठीक। मेजर एम इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। प्रेशर ग्रुप्स ये एक सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, और एम इज़, यहाँ पे एम पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है? नेशनल इंटरेस्ट, ये नेशनल इंटरेस्ट पे काम करते हैं। चलिए ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। दो प्रेशर ग्रुप डिफर फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज़ येट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स डिफर करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, बट दे आर इंपॉर्टेंट फॉर टू इंश्योर डेमोक्रेसी, ठीक है। दे मेंटेन
चेक्स एंड बैलेंसेस ऑन द गवर्नमेंट। प्रेशर ग्रुप क्या करते हैं, चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं गवर्नमेंट में बाय, अगर कभी भी कोई ऐसा रूल है, कोई ऐसा लॉ है जो गवर्नमेंट ने बनाया है नेचर के खिलाफ। फॉर एग्जांपल हमने अभी देखा है कई जगह कि कहा जाता है कि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट है तो उसको हटा दो, वहाँ से अगर हाईवे निकलना है तो इस तरह पे हम देखते हैं कि कई सारे एक्टिव हो जाते हैं हमारे प्रेशर ग्रुप्स जो नेचर के लिए आते हैं आगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं रिसेंट में जो डॉग इशू है, तो वहाँ पर भी अगर कोई ऐसा है जो गवर्नमेंट का कोई डिसीज़न निकल के आता है तो तुरंत हमारे और भी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो आएंगे कि व्हाट अबाउट द एनिमल लाइफ, दे ऑल्सो हैव ह्यूमैनिटी, है ना। तो वो सारी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इसलिए चेक्स एंड बैलेंसेस कहा गया है। फिर और क्या है, हाईलाइट द इश्यूज ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है जब उनकी बात नहीं उठ पाती तो प्रेशर ग्रुप आगे आते हैं और वो हेल्प करते हैं। ठीक है, सेट एज अ लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट। पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में एक लिंक सेटअप करते हैं। ओके, हेल्प गवर्नमेंट बाय प्रोवाइडिंग द ग्राउंड फील्ड डेटा विच कैन होल्ड इन इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग। ओके, क्या करते हैं, ग्राउंड फील्ड डेटा देते हैं जो लास्ट में पॉलिसी मेकिंग में इफेक्टिव काम आता है। ठीक, और लास्ट में कंक्लूड करने के लिए एक रिमार्क दे दिया, हैंस दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आज के ये 3 आंसर्स आपको समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा देखिएगा और इसके स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करिएगा कि स्ट्रक्चर कैसे दिया है। जैसे कि यहाँ पर अगर हम गौर करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो एक जनरल इंट्रो ही है, उसके बाद यहाँ पर हमने डिफरेंस में कुछ पॉइंट्स दिए हैं और पॉइंट्स देने के बाद हमने लास्ट में बताया है कि कैसे यहाँ पे वो काम की चीज़ करते हैं, कैसे गवर्नमेंट के वो काम आते हैं। ठीक है, तो कौन से पेज में कितने पार्ट में क्या लिखा हुआ है, इंट्रो कहाँ तक आया है, कहाँ से लेके कहाँ तक हमने इसके इश्यूज़ बताए हैं, फिर कहाँ से लेके कहाँ तक हमने ये बताया है कि कैसे वो गवर्नमेंट को हेल्प करता है, कितने पार्ट्स में एक आंसर को डिवाइड किया गया है और कितने एरिया दिया है, कितने पॉइंट्स दिया है। इस चीज़ को आपको बार बार नोटिस करना है, आपको ये नहीं भूलना है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे अपना वीडियो ख़त्म करते हैं और वेट करिएगा नेक्स्ट पार्ट के लिए। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए।